प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र। आज जो है आप लोग उस दिन का इंतजार कर रहे होंगे, यानी परीक्षा की घड़ी। तो परीक्षा अर्थात का पेपर जैसा कि यानी कल 28 फरवरी 2024 को होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम प्रश्न पूछे जाएंगे तो कहाँ से पूछे जाएंगे, और हम तैयारी कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, कौन से प्रश्न आएंगे कौन से प्रश्न नहीं आएंगे। तो बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो इन सवालों का भ्रम हम दूर करने के लिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, यानी संपूर्ण अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन, ताकि आप लोग परीक्षा में आसानी से लिख सकें और अच्छे नंबर को पा सकें। तो आज का विषय क्या रहेगा? कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, संपूर्ण अध्याय, संपूर्ण अध्यायों का सारांश, संपूर्ण अध्यायों का सारांश जानेंगे। तो संपूर्ण अध्यायों में सबसे पहला अध्याय, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र का परिचय। तो अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। या किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान में भी आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो उसमें एक पाठ रहता है अर्थशास्त्र। तो वही उसी की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र एक शाखा है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र की अगर देखा जाए तो क्रियाएं के विषय में अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या होता है? जैसे उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, वितरण। तो ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कैसे किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिसमें हमको पैसा मिले, तो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन उनके पास कैसे हैं? साधन जो है सीमित हैं और आवश्यकताएं कैसी हैं? अनंत हैं। तो अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास साधन कैसे हैं? सीमित हैं। तो सीमित साधन होने के कारण कौन समस्या उत्पन्न हो जाती है? चुनाव की समस्या। तो चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसपे उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसपे उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया है? यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित
व्यवस्था है। फिर इसके बाद में आगे हम अगर देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है? अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार का की आय का अध्ययन, तो क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। या ऐसा कह लीजिए समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में, जैसे एक जंगल है, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, या बाग कह लीजिए आम का, तो उस आम के बाग में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो एक पेड़ का अगर अध्ययन किया जाए तो किसमें आएगा? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। अगर संपूर्ण पेड़ों का अध्ययन किया जाएगा तो किसमें आएगा? वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो कहने का मतलब व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। फिर इसके बाद में अर्थव्यवस्थाएं जान ही गए होंगे प्रिय साथियों, 3 प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जो वस्तुओं को ग्रहण करे, जो वस्तुओं को क्रय करता है, जो वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता का व्यवहार समाज में कैसा होगा, उसका बाजार में व्यवहार कैसा होगा, वस्तुओं कैसे खरीदेगा, कैसे उससे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, तो ये उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में इसका वर्णन किया जाता है। तो इसके बाद में है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र को 3 नामों से जाना जाता है, उदासीनता वक्र, अनादिमान वक्र और तटस्थता वक्र। तो परीक्षा में अगर कोई भी 3 में से एक आ जाए तो समझ जाइए कि एक ही बात है। यानी कहने का मतलब कि एक के कितने नाम है? 3 नाम है। तो उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसमें उपभोक्ता को 2 ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। उदासीनता वक्र की विशेषताएं अगर बात की जाए तो उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर कैसे होते हैं? उन्नोत्तर होते हैं। ये एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। फिर इसके बाद में बजट रेखा क्या है? बजट रेखा 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनके उपभोक्ता की दी हुई आय वस्तु की कीमतों के साथ खरीद सकता है। फिर इसके बाद में बात की जाए उपभोक्ता का संतुलन, तो उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होता है? जहां कहने का मतलब जहां पर कीमत का निर्धारण कहां पर होता है? जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, तो वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता का मतलब उपभोक्ता को जो उपयोगी वस्तु होती है, कहने का मतलब जो संतुष्टि मिले, इस वस्तु उसे संतुष्टि मिले, वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? उसकी उपयोगी वस्तु कहलाएगी। फिर इसके बाद में है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि मान लिया कोई व्यक्ति भूखा है और अपनी भूख को शांत करने के लिए रोटी की कई इकाइयों का उपभोग करता है, तो पहली इकाई से उसे अधिक तुष्टि गुण प्राप्त होता है, दूसरी इकाई से उससे कम, तीसरी इकाई से उससे कम, चौथी इकाई से उससे कम, पांचवी इकाई से उससे कम, छठी जब रोटी को खाता है तो उसे शून्य तुष्टि गुण प्राप्त होता है।
इसके बाद में फिर भी यदि उपभोग जारी रखता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? फिर ऋणात्मक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। तो यही शून्य सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की के विषय में आप लोगों ने मान्यताएं पढ़े होंगे, इसकी सीमाएं क्या हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो आज हम शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो देखें तो उसका तुरंत उत्तर जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। मांग क्या है? मांग का मतलब वस्तु को पाने की लालसा। वस्तु को पाने की लालसा क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। तो मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग का नियम बतलाता है जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत जब बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। तो कहने का मतलब मांग और कीमत में संबंध कैसा पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। फिर इसके बाद में मांग तालिका आप लोग बना लेंगे। केले और संतरे की मांग दिखा देंगे, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। इस तरीके से तालिका बना करके अपना परीक्षा में हल करेंगे। और फिर इसके बाद में मांग की लोच। मांग की लोच क्या है? कीमत का घटना और बढ़ना क्या कहलाएगा? मांग की लोच कहलाएगा। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, के बारे में आप लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद में है मांग की लोच को मापने की विधियां, प्रतिशत विधि है और कुल व्यय रीति है, इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद में है अगले अध्याय पे हम चर्चा करते हैं। अगला अध्याय कौन सा होगा? अगला अध्याय उत्पादन तथा लागत। उत्पादन क्या है? वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना और बाजार में बेच देना क्या कहलाएगा? वो उत्पादन कहलाएगा। शहर से लकड़ी को काट करके, जंगल से लकड़ी को काट करके शहर में लकड़ी को बेच देना तो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। उत्पादन के विषय में देखा जाए तो उत्पादन में उत्पत्ति के नियम, तो उत्पत्ति के नियम और उत्पादन की विधियां। तो उत्पादन की विधियां आप लोगों को बताई गई 6 विधियां। किन किन विधियों से लोग उत्पादन करेंगे, जैसा कि पिछले कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के ह्रास के नियम 3 हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति समता नियम। तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम जैसे कहा जाए कृषि में लागू होता है। तो कहने में कृषि में जैसे उत्पादन कला में कोई भी सुधार न किया जाए तो उत्पादन कैसा होगा? घटते क्रम में उत्पादन होगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम, जो जो उत्पादन की इकाइयों, श्रम पूंजी की इकाइयों में वृद्धि की जाएगी त्यों त्यों उत्पादन बढ़ेगा। ये उत्पत्ति वृद्धि नियम बतलाता है। उत्पत्ति समता नियम, जिस अनुपात में श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि की जाएगी उसी अनुपात में उत्पादन होगा। तो ये उत्पत्ति का समता नियम बतलाता है। फिर इसके बाद में उत्पादन लागत क्या होती है? कोई भी आप लोग कार्य करेंगे, उत्पादन करेंगे तो उत्पादन करने के लिए क्या होगा? लागत आएगी। जैसे उदाहरण के रूप में साबुन का निर्माण करना है तो साबुन बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीनें चाहिए और उसमें कच्चा माल चाहिए, श्रमिक चाहिए। तो इनमें जो भी लागत आएगी वो क्या कहलाएगी? उत्पादन लागत कहलाएगी। उत्पादन। तो प्रिय साथियों, आज के बस यहीं तक। अगले दिन हम पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे। इसी का अगर शेष भाग आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।